गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरैया शाहीन और आज मैं आपके सामने प्रेमचंद की एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कफन। प्रेमचंद की हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलती है क्योंकि वे अपने लिटरेरी वर्क्स के थ्रू समाज की घटनाओं को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी तरह इस शॉर्ट स्टोरी की जो टाइटल है वह कफन, जो कि काफ़ी हार्ट टचिंग है और जो रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को सिंबलाइज करती है। इस स्टोरी में घीसू और माधो दो लीडिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें माधो घीसू का बेटा होता है, यानी घीसू फादर होता है और माधो उसका बेटा होता है, सन। बुधिया माधो की वाइफ है, अर्थात घीसू की बहू है। कहानी की शुरुआत मैं प्रेमचंद के शब्दों से करती हूँ। झोपड़ी के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया प्रसव पीड़ा से पछाड़े खा रही थी और रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली चीख निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, वातावरण सन्नाटों में गर्क, सारा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। मतलब माधव की पिछले ही वर्ष शादी हुई थी और उसकी वाइफ बुधिया अब 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, जो कि अब लेबर पेन से छटपटा रही थी। घर में कोई और फीमेल नहीं थी क्योंकि माधव की माँ यानी बुधिया की सास पहले ही मर चुकी थी। माधव भी कान में तेल डाले बैठा था, न कोई डॉक्टर न कोई दवा दारू, और उसकी वाइफ अकेले घर के अंदर लेबर पेन से काफ़ी चीखें निकाल रही थी। घीसू तो अब 60 वर्ष का हो चुका था। कभी उसे काम करने में मन नहीं लगा, एक नंबर का आलसी निकम्मा। और अब उसका नौजवान बेटा माधव भी अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि वह तो अपने पिता से भी ज्यादा आलसी और कामचोर था। अपनी वाइफ का बिल्कुल भी केयर नहीं करता था, बल्कि माधव की वाइफ जब तक काम कर सकती थी वह पूरा काम करती थी और अपने पति और ससुर का ख्याल रखती थी। और आज जब वह पूरा दिन लेबर पेन से चीख रही थी तो उसके ससुर घीसू ने अपने बेटे माधव से कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते गुजर गया, जा देख तो आ। घीसू ने अपने बेटे से कहा बुधिया को देखने के लिए। इस पर माधव ने कहा, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। मतलब माधव को अपने वाइफ के प्रति कोई सिंपैथी नहीं था। ये लोग दलित वर्ग से बिलोंग करते थे और जहाँ रहते थे वह चमारों का कुनबा था। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन तक आराम करता था और उसका बेटा माधव इतना कामचोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटे भर चीलम पीता, इसलिए उसे कोई काम पे नहीं रखता था। जब तक घर में मुट्ठी भर अनाज होता तो माधव उसे खत्म हो जाने के बाद ही कुछ काम करने जाता। जब 1-2 फाके हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता, और जब तक उन पैसों को दोनों उड़ा नहीं देते तब तक चैन से नहीं बैठते। अजीब जिंदगी थी इनकी, गरीबी के साथ साथ इनकी सोच भी घटिया थी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई सामान नहीं था। फटे चिथरे कपड़ों से अपने नंगेपन को ढककर दुनिया के फिक्रों की परवाह नहीं करते थे। गालियां भी खाते थे, मार भी खाते थे, मगर इन्हें कोई गम नहीं था और कर्ज से लदे हुए थे। कभी कभी खेतों से मटर और आलू चुरा लाते थे और भून भून कर खा लेते, या फिर 5-10 गन्ने खेतों से चुरा कर ले आते और उसे चूस कर रात में सो जाते। इन सब गरीबी हालात में जब माधव की शादी बुधिया से होती है तो वह आते ही घर की रौनक बदल देती है। और यह औरत पिसाई करके घास छीलकर घर में खाने का इंतजाम कर लेती थी
और इन दोनों कामचोर मर्दों का पेट भरती थी। और यही औरत जब आज सुबह से प्रसव पीड़ा से तड़प तड़प कर चीख निकाल रही थी, तो उसके पति और ससुर दोनों ही मर्द इस इंतजार में थे कि अब यह औरत मर जाती तो हम लोग आराम से सो जाते। अब घीसू और माधो दोनों आलू भून भून कर खाते रहते हैं और बातें भी करते रहते हैं। इसी बीच घीसू बोला बेटा से, एक बार जाकर देख तो आ बुधिया की हालत कैसी है। इस पर बेटा माधो ने कहा, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, घर में तो तेल तक नहीं है। इस पर उसके पिता ने कहा, बच्चा अगर हो जाएगा तो सब कुछ भगवान दे देंगे, सोचने की जरूरत नहीं है। इस पर माधव ने कहा, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है कि अभी तक घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं है और जैसे ही बच्चा जन्म लेगा तो सब कुछ आ जाएगा। इस पर उसके पिता कहते हैं, देखो मेरे 9 बच्चे हुए और घर में खाने पीने को कोई सामान तक नहीं था। लोगों ने हर बार कुछ न कुछ दे दिया और मेरा 9 बच्चा पलकर बड़ा हो गया। इसी तरह तुम्हारा भी बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो वही लोग जो अभी एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं, यही लोग तुम्हें बुलाकर तब पैसे देंगे। माधो और घीसू आलू भूनकर इतनी जल्दी जल्दी खा रहे थे मानो जैसे कल से कुछ भी नहीं खाया था। इतना सब्र भी ना था कि आलू को ठंडा भी हो जाने दे। इन दोनों के गपशप के बीच प्रेमचंद ने कुछ कॉमिक सीन भी वर्णन किए हैं। बातचीत के दौरान घीसू को एक ठाकुर की बारात याद आती है और जिसमें वह 20 साल पहले गया होता है और यह कहानी वह अपने बेटे को यहाँ पे सुना रहा है माधो को। घीसू बोला कि एक बार वह ठाकुर की बारात में गया था और उस दावत में उसे रंग बिरंगे भोज नसीब हुए थे और उस बारात में उसे खाने की कोई पाबंदी नहीं थी। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। घीसू आगे बोला कि वो जमाना दूसरा था, अब तो लोगों को किफायत सूझती है। शादी ब्याह में लोग खर्च ही कहाँ करते, पता नहीं गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखेंगे ये अमीर लोग। उसका बेटा माधो भी मजे से उसकी कहानी सुन रहा था और फिर पूछा अपने पिता से, आपने तो 20 पूरियाँ खाई होंगी उस दावत में। इस पर घीसू खुशी पूर्वक बोला, अरे 20 नहीं, 20 से ज़्यादा खाया था, 50 से कम पूरियाँ मैंने नहीं खाया था। दोनों बातचीत करते करते आलू खाकर समाप्त कर दिए और अब पानी पीकर दोनों वहीं आग के अलाव के सामने सो गए। और माधो की पत्नी अभी तक प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। सुबह से शाम और रात से सुबह हो गई, लेकिन बुधिया के लिए उसके पति ने कोई इंतजाम नहीं किया। सुबह जब माधो सोकर उठा तो देखा बुधिया की चीखने की आवाज़ नहीं आ रही थी और वह जब कमरे में गया तो देखा उसकी पत्नी दम तोड़ चुकी थी। उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंड हो गए थे और उसके पेट में बच्चा भी मर गया था। उसके डेड बॉडी पर मक्खियाँ भिनक रही थी। माधो दौड़ता हुआ अब अपने पिता घीसू के पास गया। फिर बोला, फिर दोनों हाय हाय कर छाती पीटने लगे जिससे लोगों को पता चल सके कि उसके घर में किसी की डेथ हो गई है। अब माधो के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कफन का इंतजाम कर सके। दोनों बाप बेटे अब प्लानिंग करते हुए दोनों रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। हालांकि वो जमींदार इन दोनों बाप बेटों की हरकत को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये जमींदार इन दोनों के कई बार चोरी करने पर पीट चुका था। फिर भी रूहानी सूरत को देखकर उसने बोला, क्या हुआ है वे घिसुआ, रोता क्यों है? घिसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपत में हूँ सरकार, माधो की घरवाली गुजर गई है सरकार, दिन भर तड़पती रही सरकार, आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू भी जो कुछ हो सका हमने सब कुछ किया। अब जमींदार साहब रहमदिल थे, उन्हें थोड़ी सी रहम आ गई, दया आ गई। हालांकि उन्होंने मन ही मन कहा, जी मैं तो आया कि कह दूँ
जा, दूर हो जाए यहाँ से, जा यहाँ से। लाश को घर में रख कर सारा, यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता, और आज जब जरूरत पड़ी है तो खुशामद कर रहा है। मगर जमींदार साहब अपने गुस्से को काबू में रखते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक कर दिए। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के और भी बनिए महाजनों ने थोड़ी थोड़ी रकम दे दिए। इस तरह एक ही घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की माकूल रकम जमा हो गई। दोपहर को घीसू और माधो बाजार से कफन लेने चले गए। इधर लोग बांस वांस भी कटवाने लगे। गांव की नर्म दिल औरतें आकर लाश को देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार पहुंचकर घीसू बोला, जलाने के लिए तो लोग लकड़ी दे ही रहे हैं, बांस वांस कटवा ही रहे हैं, हम लोग कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। माधो इतना बेरहम था कि बोला, हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी और रात को कफन कौन देखता है। आगे माधो ने कहा, कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढकने को चिथरे कपड़े भी ना मिलते, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। आगे प्रेमचंद इन दोनों की मानसिकता को दिखाते हैं कि कैसे कोई अत्यंत गरीब इंसान मरने के नाम पर लोगों से कफन का पैसा इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन वह कफन खरीदते नहीं हैं। अब घीसू और माधो घूमते फिरते शराब खाने में पहुंच गए और घीसू ने 1 बोतल शराब खरीद ली और कुछ गजक भी। फिर दोनों बाप बेटा वहां पर बैठकर पीने लगे। अब शराब पीने के बाद दोनों नशे में सुरूर हो गए। अब नशे में घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही जाता है, कुछ तो बहू के साथ न जाएगा। दोनों ने पूड़ियाँ, मांस मछली भी खरीद कर पेट भर खाए। बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो उस वक्त उनके तरफ भूखी निगाहों से देख रहा था। घीसू ने उस भिखारी को कहा, ले जा खाना, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई से हम दोनों ने जी भर के खाया पिया, वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंच जाएगा। अब थोड़ी देर बाद माधो सोच में पड़ गया और अपने पिता से बोला, जब लोग वहाँ गांव में पूछेंगे हम लोगों से कि कफन खरीदने गए थे तो कफन क्यों नहीं लाया, तो क्या जवाब देंगे, क्योंकि सब पैसे तो हम दोनों ने खाने पीने में ख़त्म कर दिए। इस पर घीसू यानी माधो के पिता ने बोला, वही लोग कफन देंगे जो अब तक दिया है। और इसके बाद ये दोनों बाप बेटे शराब की नशे में इतने धूत हो जाते हैं कि खूब डांस करने लगते हैं, और ये नाचते नाचते वहीं एक तमाशा बना देते हैं, जो कि पूरा मैखाना इन्हें देखता है, इनके नाच को। और उसके बाद ये इतने मदहस्त होकर के फिर वहीं पे गिर जाते हैं। सो यही है कहानी प्रेमचंद की।